हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं दूसरा वीडियो लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अपने बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, और चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने 40 क्वेश्चन जो हैं आपके डिस्कस किए थे, और उस चैप्टर में 4 क्वेश्चन रह गए थे। तो पहले मैं उस 4 क्वेश्चन को निपटा देता हूं, फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर में एंटर करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, यानी क्षेत्र की शक्ति, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी पता चलता है, और आवेश की प्रकृति कैसा है, क्योंकि आपको पता है कि धनात्मक आवेश होता है अगर, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यतः बहिर्मुखी होती है, और अगर ऋणात्मक बिंदु आवेश होता है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यतः अंतर्मुखी होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें किन की जानकारी प्राप्त हुई, इन तीनों की जानकारी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात निम्न में से किस ऑर्डर में होता है। ओके, तो दो आवेश अपने को नहीं बताया, आवेश कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका हमको अनुपात बताना है। तो चलो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये और ये दो बिंदु आवेश हो, और एक का आप परिमाण हो Q1 और एक का परिमाण हो Q2, और दोनों के बीच की दूरी R हो, तो कूलॉम के नियम के अनुसार इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दिया जाता है, और वो कितना होता है, तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। वो होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और अगर उन्हीं दोनों आवेश के, है ना, द्रव्यमान हो, मान लो एक का M1 एक का M2, तो और दूरी R हो, तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है बेटा। ठीक है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है Fg, ये बराबर होता है G M1 M2 बाय R स्क्वायर। ये जो K है इसका मान SI मात्रक में 9 गुना 10 का पावर 9 लिखते हैं, जिसको कूलॉम का नियतांक कहते हैं, और इस G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुना 10 का पावर -11 होता है SI मात्रक में। और हमको इनका रेशियो पूछा है कि Fe बटा में Fg बताओ, लेकिन नहीं बताया कि आवेश कौन से हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अब ध्यान से आप इन चीज को नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अगर Q1 इलेक्ट्रॉन हो और Q2 भी इलेक्ट्रॉन हो, दोनों इलेक्ट्रॉन हो, और तब इन दोनों के बीच में आपको पूछ दे कि इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बल का क्रम पूछ ले, यानी ऑर्डर पूछ ले, इनका अनुपात का जो है ऑर्डर पूछ ले। ऑर्डर मतलब 10 टू दी पावर में पूछा जाता है, वो पूछ ले। तो आपको क्या करना है कि पहले मैं आपको कुछ वैल्यू बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होगा और प्रोटॉन का आवेश, दोनों के आवेश का परिमाण सेम होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलॉम, लेकिन द्रव्यमान में दोनों में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 का पावर में -31 kg 31, ओके ना। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुना 10 का पावर -27 kg। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब मैं यहाँ M1 M2 करूंगा, है ना, तो अलग अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो गुना अलग अलग चीजों का होगा, तो आंसर तो सेम नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको तीनों के केस में बता देता हूं। तीनों के केस का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको जो दोनों आवेश दिया हुआ हो, वो दोनों आवेश अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ हो, दोनों इलेक्ट्रॉन हो, और उनके बीच की दूरी हो R,
ठीक है ना। और तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा और यहाँ भी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होगा। तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स, इनके जो बल के अनुपात का ऑर्डर जो होगा, वो 10 का पावर में 42 होता है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन हो यानी यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक हो प्रोटॉन, आवेश तो सेम ही होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ लिख देता हूँ mp, और दूरी r हो, तो इस केस में इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच के अनुपात का जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो होता है 10 का पावर में 39। ओके। और अगर दोनों प्रोटॉन हो, यहां भी प्रोटॉन हो और यहां भी प्रोटॉन हो और बीच की दूरी r हो, तो यहाँ E लिखेंगे, mp लिखेंगे, E लिखेंगे, mp लिखेंगे। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, हालांकि एग्जाम में ऑर्डर पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं था, यहाँ पे ये चीज हो गया 10 का पावर में 36। ये तीनों डाटा याद कर लीजिए, 10 का पावर 42, 39 और 10 का पावर 36। 42 कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा तब होगा 39, और दोनों प्रोटॉन होगा तब होगा ऑर्डर 10 का पावर में 36। किसका अनुपात? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशन फोर्स। ओके बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन में चूंकि अपने पास एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता चल पाया दो आवेश कौन सा है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, और मैंने आपको उत्तर बता दिए हैं कि उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि उसमें दो आवेश लिखा, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, ये क्लियर नहीं किया। चलिए आगे चलता हूं। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए कूलॉम ने नियम दिया था बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के लिए, तो कूलॉम का नियम कहते हैं। और अगला चीज है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी स्थिर विद्युत ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, U बराबर होगा KQ1 Q2 बटा में R, और Q1 और Q2 ये दोनों आवेश को शो करते हैं जो चिन्ह के साथ विद साइन यूज होते हैं। किसके साथ? विद साइन यूज होते हैं। क्लियर है ना? तो ये जो होगा, जब हम लोग दूरी बढ़ाएंगे, क्योंकि नेचर पर भी डिपेंड है, तो ऊर्जा जो होगी वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ओके, ये चैप्टर 1 फिनिश हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर 2 की तरफ। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है इस चैप्टर का पूरा, एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस के किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 2023 को सबसे पहले फोकस करिए। इसमें 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, एक जो पूछे गए थे 2 नंबर के क्वेश्चन, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9 नंबर का मार्क्स, 9 नंबर से यानी 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए आपको इस चैप्टर से। और पिछले वाले चैप्टर से 8 पूछे गए थे, यानी लगभग 17 नंबर के सवाल आपको पिछले साल पूछ लिए गए। ओके ना? चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो बेटा ये Q है और यहां से R दूरी पर जो विद्युत विभव होता है V का मान वो KQ बाय R होता है। और विद्युत विभव अदिश राशि है और ये केवल आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है और आवेश से दूरी पर निर्भर करता है, यानी V जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, यानी R बढ़ेगा तो V का मान घटेगा, R घटेगा V का मान बढ़ेगा। और आवेश के प्रकृति पर निर्भर क्या करता है? अगर आवेश धनात्मक होगा तो विभव धनात्मक होगा, अगर आवेश ऋणात्मक होगा तो विभव भी ऋणात्मक होगा। साथ में इसकी कोई दिशा नहीं होती, ध्यान रखना। तो K के जगह क्या लिखोगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बटा R। ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए में गया हुआ है। अगला है विभव प्रवणता क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है, घुमा घुमा के ये क्वेश्चन पूछता है। विभव प्रवणता कहते हैं E को, और E बराबर होता है माइनस में dV बटा में dx। विभव प्रवणता इसको बोलते हैं, dV बटा dx को। तो dV बटा dx यानी ऑप्शन का C हो जाएगा। ओके, विद्युत, अच्छा कभी कभी विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक भी पूछ लेता है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर में dV है यानी वोल्ट, और नीचे dx है यानी मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। चलिए अगला है विद्युत विभव किसके बराबर होता है? तो विद्युत विभव V को क्या लिखा जाता है? W बटा में Q। क्या लिखा जाता है? W बटा में Q, यानी ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम का आवेश है और माइनस 10 माइक्रोकूलम का भी आवेश है। ये दोनों बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इसकी विद्युत ऊर्जा पूछा है, तो कितना होगा? फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, Q1 Q2/R। चूंकि एक क्वेश्चन एक आवेश प्लस में है और एक माइनस में, तो आंसर जो होगा वो माइनस वाला होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, K की जगह लिखेंगे अपन 9 × 10⁻9। आवेश है पहला वाला 10 माइक्रोकूलम धनात्मक में, तो 10 × 10⁻6, और दूसरा ऋणात्मक में, तो माइनस का 10 × 10⁻6। 10⁻6 ये माइक्रो जो लिखा हुआ है उसके बदले मैंने लिखा है। अब बटा में कितना सेंटीमीटर है? 40, तो 40 × 10⁻2। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में 10 का पावर यहाँ 9 है और यहाँ एक पावर है 10 पे, तो 10 का पावर 10 हो गया, उसमें से 6 गया, यानी 10 का पावर 4 बचेगा, और यहाँ से एक पावर और हो गया 10 पे, तो 10 का पावर 5, और यहाँ 10 का पावर -6 हो गया, यानी 5 में से 6 गया तो 10 का पावर -1। तो ये हो गया ऊपर वाला माइनस का 9 अब गुना 10 का पावर -1, और ये नीचे से 10 का पावर -2 ऊपर गया तो +2, और बटा में कितना? 40। तो 10 का पावर 2 को हम लोग 100 लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 9 बटा में 4 हो जाएगा 2.25। ठीक है। अब गुना, ये देखिए 10 और ये 10 का पावर -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये हो गया माइनस का 2.25 जूल। तो ये माइनस के साथ होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को देखिए, दोनों जगह पॉजिटिव दे रखा है ना, तो ऑप्शन ए में मैं माइनस लगा दिया। अब मैं ऑप्शन ए को टिक कर देता हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। यानी एक द्विध्रुव बनाइए, -Q +Q। ठीक है। इनके बीच की दूरी को आप कह लीजिए 2a, इसका मध्य बिंदु को O कहिए, और इसका जो ये अक्ष पे जो बिंदु लूंगा वो बिंदु कहलाएगा इसका निरक्षीय बिंदु। ठीक है ना। और यहाँ पे हमको V का मान पूछा है, तो विद्युत विभव P पे जो होगा, P बिंदु पे 0 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है? तो बेटा V के लिए जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है KP cos थीटा अब बटा में r²। मतलब अगर ये P बिंदु यहाँ पे होता इस जगह पे, और ये कोण थीटा होता, तो इस P बिंदु पे जो हम लोग ये P बिंदु पे जो हम लोग विभव लिखते VP, वो होता KP cos θ/r²। ठीक है ना। किसके समानुपाती है? तो ये 1/r² के समानुपाती है, यानी C। 1 फैरेड किसके बराबर होता है? तो 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलम पर 1 वोल्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम, वोल्ट ऊपर जाएगा तो वोल्ट -1, यानी B। एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, उसकी धारिता के लिए कौन सही है? तो एक समांतर प्लेट संधारित्र ये हो गया, इसके प्लेटों के बीच की दूरी D मान लीजिए, और प्लेट का क्षेत्रफल A मान लीजिए, तो इसकी जो धारिता C है वो बराबर होता है ε0 A बटा में D के। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। चलिए अगला सवाल चलते हैं। चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट पूछा है। तो बेटा A से चार्ज को फ्लो करा दो। जब ये चार्ज जाएगा फ्लो होने, तो यहाँ पे एक देख रहे हो कि सीधा तार मिल गया है जिससे वो B तक पहुंच जाएगा। तो केवल इसी रास्ता को फॉलो करते हुए ये आवेश जो है B तक पहुंच जाएगा। तो C इक्विवेलेंट केवल और केवल A और B के बीच में केवल एक कैपेसिटर का यूज हुआ है, तो ये केवल C हो जाएगा, यानी ऑप्शन में A। अगला है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका, यानी एक हो गया हमारा है ना एमिटर प्लेट और एक हो गया कलेक्टर प्लेट। तो जितना आवेश संधारित्र पे इस पे होगा उतना ही आवेश इस पर होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत होगा। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0, यानी 0, क्योंकि आवेशों का अपने को योग पूछा है। अगला, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता है। तो समांतर क्रम में ये लीजिए, मैंने इन दोनों संधारित्र को जोड़ दिया इस तरह से,
इसकी भी धारिता सी है, इसकी भी धारिता सी है, हमसे तुल्य धारिता पूछा है, तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, धारिता को डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो C प्लस C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C1 दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड, C2 दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और उनके बीच में एक 1200 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। तो चलिए, ये एक C1 और ये एक C2 और इनके बीच में एक 1200 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई। ये 1200 वोल्ट, C1 का वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड और इसका वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड, तो 1200 वोल्ट। तो कह रहा है 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, इसके बीच में विभवांतर पूछा है, प्लेटों के बीच। तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, चूंकि श्रेणी क्रम में है दोनों, तो फॉर्मूला लगाइएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो C1 C2 यानी 2 गुना 4 करोगे तो 8 हो जाएगा और 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6 यानी 4/3 माइक्रोफैरेड आया। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना रहा हूँ। तो कुल आवेश कितना निकला, तो कुल आवेश जो प्रवाहित होगा बैटरी से उसको Q कहेंगे और वो बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट गुना B। और C इक्विवेलेंट अपन लोगों ने कितना निकाला, 4/3 माइक्रोफैरेड और V है कितना वोल्ट, 1200। तो 3 से गुना करोगे 412 में कटेगा, यानी ये हो गया 1600 माइक्रोकूलम। अब अपने को पूछा है विभवांतर यहाँ और यहाँ के बीच, यहाँ और यहाँ के बीच पूछा है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आवेश कितना जाएगा, Q ही जाएगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे Q बटा में C1 और Q कितना है 1600 माइक्रोकूलम और C1 है 2 माइक्रोफैरेड। माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, 2 से 1600 कटेगा 812 में, यानी यहाँ हो जाएगा आंसर C। अगला, 3 संधारित्र जिसमें सबकी धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो मैंने बोला कि अगर श्रेणी क्रम में एक आइडेंटिकल कैपेसिटर जोड़े जाए तो उनका इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला होता है C बटा में N। मतलब जितनी धारिता है उतनी धारिता है ना, यानी प्रत्येक की धारिता अब बटा में कितने संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं उनकी संख्या से उसका भाग। तो सबकी धारिता C है और कितने जोड़े गए हैं, 3 जोड़े गए हैं, तो 3 C बटा में 3 यानी ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन है, 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो जाती है, तो धारिता कितनी होगी। तो U बराबर में हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। और U 1 जूल है तो यहाँ 1 जूल लिखिए, यहाँ लिखिए हाफ, C का मान निकालना है और V है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर। तो C का मान हो जाएगा, C गया 2 गया ऊपर, 2 एकम 2, अब बटा में 100 का स्क्वायर चला जाएगा नीचे। तो 100 का स्क्वायर को अपन लोग क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर नीचे जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 बटा में 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर में 2 और उसका स्क्वायर यानी 10 का पावर में 4। 10 का पावर में 4 ऊपर गया तो 10 का पावर में -4 फैरेड, यानी ऑप्शन बी। कह रहा है क्या ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए से आवेश को प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे जब आवेश पहुंचेगा नोड पे तो यहाँ से आवेश 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे मान लीजिए Q1 गया और यहाँ पे मान लीजिए Q2 गया, तो 6 माइक्रोफैरेड में Q1 जाएगा, आगे वाले 6 माइक्रोफैरेड में भी Q1 ही जाएगा। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में, चूंकि धारिता का मान समान है और जितनी बार है श्रेणी क्रम में है तो जितनी बार है उससे भागा दे देंगे, तो 6 बटा में 2 यानी 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड। अब इस 3 माइक्रोफैरेड में Q1 आवेश गया और 6 में गया Q2, आवेश अलग अलग गया, इसका मतलब समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे A और B के बीच में तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी 3 और 6 ये कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे हैं, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैरेड है और समरूप मतलब एक समान, एक जैसा, और उनसे मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाया जा रहा है। बड़े बूंद की धारिता बताएं। तो बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला ये लिख लीजिए, ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो n का पावर में 1 बटा में 3 और C स्मॉल, यानी बड़े बूंद की धारिता बराबर n का पावर में 1 बटा 3 गुना में C स्मॉल, यानी एक छोटे बूंद की धारिता। तो n कितना है, 64 बूंद है आपके पास, तो 64 का पावर में 1 बटा में 3 और प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 5 है। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर में 3 और पहले से है पावर में 1 बटा 3 और गुना में 5, तो 3 से 3 कट जाएगा,
4 गुना 5 करोगे तो 20 माइक्रोफैरड आएगा। बड़े बूंद की धारिता निकाल चुके अपन लोग सी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड में समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि ए से जब आवेश जाएगा तो यहाँ पे नोड पे आवेश बढ़ के ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, यानी उसमें Q1 जाएगा तो इसमें जाएगा Q2। आवेश बढ़ गया तो इसका मतलब समांतर क्रम में है, और फिर वापस से इसमें Q आवेश जाएगा क्योंकि ऊपर से आके दोनों Q1 और Q2 मिल जाएगा इस जगह पे और फिर से Q बन जाएगा। तो समांतर क्रम में ये दोनों है, 3 माइक्रोफैरड दोनों जो है समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, दोनों को गुणा करिए और बटा में दोनों को जोड़ दीजिए। 6 + 4 तो 6 चौके 24, 24 बटा में 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं हाईलाइट कर देता हूं 2.4 माइक्रोफैरड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच समतुल्य धारिता बताइए। तो बिंदु ए से आवेश को प्रवाहित कीजिए, यहाँ पे जाने के बाद उसको 2 दिशाएं मिलेंगी, एक उधर और एक इधर। इसको बोलेंगे Q1, इसको बोलेंगे Q2। अब सोचिए ये Q1 वाला आवेश शीट से होते हुए वापस से इस 4 माइक्रोफैरड में जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो 4 माइक्रोफैरड हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में अगर हो ये दोनों तो क्या हो जाएगा, C बटा में 2 बार से भागा, यानी 4 बटा में 2, यानी ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। अब डायग्राम कैसा हो जाएगा, यहाँ ए से ये धारिता 4 माइक्रोफैरड वाला है ना, और यहाँ से इधर 2 माइक्रोफैरड वाला, और यहाँ से इधर फिर से 4 माइक्रोफैरड वाला, और यहाँ पे बी है ना। और ऊपर कितना आया है, दोनों मिला के ऊपर कितना आया है, 2 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए आपको पता है कि ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड दोनों 2 अलग अलग तार से जुड़े हुए हैं, दोनों में अलग अलग Q1 और Q2 जा रहा है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब ए से जो आवेश निकलेगा वो इस 4 माइक्रोफैरड में जाएगा, फिर इस 4 माइक्रोफैरड में जाएगा जो इन दोनों से मिल के बना है, और फिर वापस वही आवेश इस 4 माइक्रोफैरड में जाएगा, यानी तीनों में सेम आवेश गया, और तीनों 4 माइक्रोफैरड है। कहने का मतलब क्या हुआ, श्रेणी क्रम में है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ए बी के अक्रॉस, तो C/3, क्योंकि तीनों 4 माइक्रोफैरड है। कितनी बार हुआ, 3 बार, तो 3 से भागा, और ऊपर में C कितना है, 4, तो 4 बटा में 3 माइक्रोफैरड। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बी में। दिए गए प्लेट चित्र में प्लेट X पर आवेश पूछ रहा है, यहाँ पे आवेश पूछ रहा है, तो इधर का विभव 20 वोल्ट, इधर का विभव 10 वोल्ट, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 10 यानी 10 वोल्ट, और आवेश का फॉर्मूला होता है C गुना विभवांतर, तो C कितना है, 2 गुना 10 वोल्ट, तो 2 गुना 10 यानी 20 माइक्रो कूलम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की धारिता क्या होगी, तो धारिता यानी C बराबर में Q बटा में V, कहाँ दिख रहा है बेटा, ऑप्शन डी में। अगला है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, एक होता है हाफ CV², एक होता है Q²/2C, और एक होता है हाफ Q × V। अब देखो इन तीनों में से कौन यहाँ दिया हुआ है, तो हाफ CV² दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन करा, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य धारिता, देखो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो जितनी बार है उतनी बार जोड़ेंगे अपन, तो उतनी बार जोड़ेंगे, यानी कि कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, n बार जोड़ना पड़ेगा C1 को, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n बार जोड़ेंगे, तो क्यों जोड़े उतनी बार, उससे गुना ही कर देते हैं, तो n गुना में C1, तो n गुना में C1, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा n गुना C1, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है, याद रखना है बेटा आपको, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है आपको, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है आपसे, तो यानी परावैद्युत सामर्थ्य 3 गुना 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अगला है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, और यहाँ त्रिज्या छोटी आर को बड़ा दिखाया है और बड़ी आर को छोटा, तो ये गोलीय संधारित्र हो गया, है ना, इसका छोटी आर हो जाएगा, है ना, छोटी आर को बड़ा दिखाया है,
तो छोटी आर ये हो जाएगा और ये बड़ी आर, और एक पे धन आवेश और एक पे ऋण आवेश मान लो। तो संधारित्र की धारिता हमको, इनके बीच की धारिता हमको बतानी है कि कितनी होगी। तो ये फॉर्मूला होता है C बराबर 4πε0 छोटी आर बड़ी आर बटा में छोटी आर माइनस बड़ी आर। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन ए में। वान डी ग्राफ जनित्र यानी जनरेटर जो वान डी ग्राफ ने बनाया था, कह रहा है कि वो ऐसा विद्युत स्थितिक युक्ति है जिससे क्या उत्पन्न होता है, तो उससे हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो बी में टिक करिए। अगला है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। तो कोई भी संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक पे धन आवेश होता है तो एक पे उतना ही आवेश ऋण में होता है। जब आप कुल करोगे यानी दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश है कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा गया। तो ये हमारा कैपिटल Q, इनको मिलाने वाली ये हो गई रेखा, इनके बीच में छोटा Q रखा गया। तो मान लो अगर इनके बीच की दूरी R रही होगी तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, R/2 है कि नहीं। तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा, संतुलित करना है। संतुलित यानी कैपिटल Q इस Q पे बल किधर लगाएगा, इधर की तरफ, मान लीजिए F1, और ये छोटा Q इस Q पे बल संतुलित करना है तो छोटा Q का प्रकृति माइनस मान लो, तो बल किधर लगाएगा, इधर। तो ये हमारा F2 संतुलित करना है यानी परिणामी बल 0 यानी F1 बराबर में F2। तो F1 क्या लिखोगे, कूलॉम के नियम से KQ गुना Q बटा में ये दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे K कैपिटल Q गुना छोटा Q बटा में दूरी यानी इन दोनों के बीच में R/2 है तो R/2 का स्क्वायर। और जो कट रहा है काट दीजिए, KQ से KQ है ना। यहाँ हो जाएगा आपका ऊपर में कैपिटल Q बाय R² और नीचे में हो गया छोटा Q बाय R² बटा में 4 पलट के ऊपर R² कट गया। तो यहाँ से छोटा Q बराबर में आया कैपिटल Q बटा में 4, और ध्यान दीजिए कैपिटल Q का चिन्ह मैंने क्या लिया था, माइनस लिया था। तो यानी आंसर हो जाएगा छोटा Q बराबर में -Q बटा में 4 यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है। तो भौतिक राशि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत तीव्रता सदिश है, बाकी सब अदिश है बेटा। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, आपको पता है बिंदु आवेश के कारण v का मान KQ बटा में r होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती है r के, तो यानी हो गया r नीचे में है ना तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे, तो ऑप्शन बी। और 6 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता। तो आपको पता है अधिकतम धारिता तब होगा जब समांतर क्रम में जोड़ोगे, तो हो जाएगा 3 संधारित्र है तो 6 + 6 + 6 यानी क्षेत्रीय 18 माइक्रोफैरेड, और न्यूनतम कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा जब श्रेणी में जोड़ोगे, तो 6 बटा में 3, 3 दूनी 6 यानी 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 माइक्रोफैरेड और 18 माइक्रोफैरेड। तो ये कहाँ दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बच्चों हमने संधारित्र में पूछे गए पुराने कुछ सालों में पूछे गए जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं या आए हुए थे, उनको मैंने डिस्कस किया, और आपने देखा होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड। ओके, और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि कितना लेवल का कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, कितना फॉर्मूला के क्वेश्चन है, कितने एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन है, कितने डेटाबेस से क्वेश्चन है, कितने कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सबसे मिलकर के बनता है आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई को करें और वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें जब तक आपको ये याद ना हो जाए। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए अमूस फिजिक्स पूर्णिया पे। थैंक यू सो मच।